ones and welcome to Sleepy Classes in today's premix for polity and governance. Now before starting with your premix, very quickly to remind you कि आपका बैच 2 जो है उसकी enrollments 15th मार्च ऑनवर्ड शुरू हो गई थी. क्लासेस जो है 19th अप्रैल को शुरू हो जाएंगी, तो 19th अप्रैल तक जो है आपकी enrollments चल रही हैं. फॉर जनरल स्टडीज का हमारा पूरा कोर्स दैट इज फॉर प्री प्लस मेंस हमारा पीसीएम कोर्स, एसए कोर्स के लिए एंड हमारे 2 ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज सोशियोलॉजी. तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ दिए गए टोल फ्री नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं. राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ वेरी क्विकली. अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है which of the following statements are correct about the government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act of 2021. आपके 2 मिनट सीरीज के अंदर हमने ये कराया था. अगर आपने देखा है आपको ये आना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और उस लेक्चर को फटाफट दोबारा देखिए. ठीक है, पहला अब ऑप्शन क्या है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये चेंज करता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है ये क्लैरिफाई करता है दैट द टर्म गवर्नमेंट इन लॉ विद रेफरेंस टू दिल्ली मींस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. थर्ड कि ये रेंडर कर देता है वॉइड, मतलब ये कंप्लीटली नलिफाई कर देता है, खत्म कर देता है लेजिस्लेटिव कमिटीज जो कि दिल्ली में बनाई गई थी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. अब आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है A 2 ओनली, B 3 ओनली, C बोथ 1 and 2 या D बोथ 2 and 3. यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं फटाफट. सही जवाब है B 3 ओनली. सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट हैं. ठीक है, क्यों? ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट आया है 2021 का, ये मॉडिफाई करता है 1991 का ये जो एनसीटीडी एक्ट था. ये अमेंडमेंट एक्ट जो है नाउ केम एज अ रिजल्ट ऑफ द टग ऑफ वॉर जो कि चल रही थी बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि वहां के नॉमिनेटेड हेड है. अब ये जो अमेंडमेंट है ये इनफैक्ट कहती है दैट व्हेन वी come across the term government in context of any law, right, that will mean the lieutenant governor, right, and not the council of ministers and chief minister. Secondly, ये amendment act provide करता है और prohibit कर देता है legislative assembly of Delhi को कि ये कोई rules नहीं बना सकते खुद, या फिर कोई ऐसी और committees नहीं बना सकती जो कि are working on the matters of day-to-day administration of NCT Delhi, या फिर ये relate करती हूं तो administrative decisions with respect to the various bureaucrats. ठीक है, साथ ही में ये अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोवाइड किया कि कोई भी ऐसे रूल्स या कमिटीज जो कि सेटअप की गई थी ऑन दीज इश्यूज दे विल बी रेंडर्ड वॉइड. वो जो है अब नलिफाई कर दी जाएंगी, वो जो है खत्म कर दी जाएंगी. ठीक है, दैट इज वाई सिर्फ आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली 2 स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट है. एमएलएस के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं लाता एंड गवर्नमेंट जो है उसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड नॉट रियली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगेन काफी ज्यादा चर्चा में रही है जो कि है हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है इसका मुद्दा पहुंचा. अब स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट. पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आर अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इन अ डेजिग्नेटेड विंडो ऑफ 10 days इन एवरी क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये स्कीम जो है अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को और डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेजेंट करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि ये खुद चूज कर सकते हैं कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को देनी है. थर्ड, जो बेनिफिशियरी एक्सक्यूज मी जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं उनको रिवील करने की जरूरत नहीं है कि किस एंटिटी ने उनको बॉन्ड दिए एंड बायर्स को भी केवाईसी डिटेल्स फुलफिल करने की जरूरत नहीं है जब वो बॉन्ड्स खरीद रहे हो. अब हमने देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. राइट, ऑप्शंस हैं आपके 1 and 2 ओनली, सॉरी, A, B
2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉज कीजिए, पढ़िए स्टेटमेंट्स को, धीरे धीरे पढ़े। ठीक है, तो हमेशा 2 राउंड्स ऑफ रीडिंग्स कीजिए स्टेटमेंट्स की, तभी मार्क कीजिए। ठीक है, साथ ही में ना ट्राई कीजिए अपना लॉजिक इस्तेमाल करने की, क्योंकि रैशनैलिटी के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजें जो है बहुत ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, एंड वो ऑब्वियसली गलत जब आप चीजें फाइंड आउट कर लेंगे ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर इज A 1 and 2 ओनली। आपको ये पहली ही नजर में समझ आ जाना चाहिए कि जो मर्जी हो, KYC डिटेल से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। पॉलिटिकल पार्टी आपकी आइडेंटिटी नहीं बताएगी, बट अगर आपने कुछ भी खरीदना हो, अकाउंट खुलाना हो, कुछ भी करना हो, आपको KYC डिटेल्स तो भरनी ही पड़ेंगी। नहीं तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खरीद के दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट वी कांट अलाउ। तो बट ऑब्वियसली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो वेरी क्विकली देख लेते हैं अब हम। फाइनेंस बिल जो था, जो कि पास कर दिया गया था टू बिकम द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, इसने इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो कि प्रॉमिसरी नोट्स जैसे होते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट्स थे। राइट, कि बेसिकली दे प्रॉमिस कि बाय होल्डिंग दिस बॉन्ड आपको इतने पैसे एज कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गए हैं, जो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके परचेज कर सकते हैं विद इन अ डेजिग्नेटेड विंडो, जो कि एवरी 3 months 10 दिन के लिए खुलती है। ठीक है, अब ये अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज को, मतलब कोई फॉरेन कंपनीज नहीं खरीद सकती, जहां पे ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं विच आर अवेलेबल। या तो आप 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदिए, ठीक है, या फिर आप जो है क्या नाम है 10,000 का एक बॉन्ड खरीदिए, 1 लाख का एक बॉन्ड खरीदिए, या 1 करोड़ का। राइट, एंड इसको आप दे सकते हैं टू एनी पार्टी ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंटली जिस भी पार्टी को आपने दिया है, उन्हें ये रिडीम करना पड़ेगा विद इन 15 days। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि कोई इंडिविजुअल या कंपनी परचेज कर सकता है। तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ कि हाँ, एक कंपनी सिर्फ 10,000 बॉन्ड परचेज कर सकती है, आप जितने मर्जी बॉन्ड्स परचेज करो। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन कैश नहीं किए विद इन 15 days ये कोई भी जो बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड का पैसा जो है उसको SBI प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर देगी। अब जो बायर्स है ऑफ द बॉन्ड, उनको सारे के सारे KYC डिटेल्स जो है खरीदने के टाइम इन बॉन्ड्स को सबमिट करने। हाउएवर, जो बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो सपोज आप इमेजिन करो कि मैंने XYZ पार्टी को जो है बॉन्ड दिया, तो XYZ पार्टी नहीं बताएगी अगर कि दिस इंडिविजुअल बाय द नेम ऑफ दिस हैज गिवन मी मनी, वो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी के कारण जो है बहुत ज्यादा बवाल उठा हुआ है, बहुत सारी डिबेट चल रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठी हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट्स कहते हैं दैट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ती थी अपने सारे डोनर्स की, जो कि 20,000 से ऊपर की डोनेशन देते थे। ठीक है, अब वो कहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नाउ आर अंडर नो रूल बाउंड टू टेल कि कौन सी कंपनी ने सपोज आपको 20 करोड़ की डोनेशन दी, है ना, तो ये लोगों के की तरफ जो है एक गलत है। लोगों के जो राइट टू नो है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये उसको डिनाई करता है। राइट, तो कल को आप इमेजिन करो कि किसी कंपनी ने 200 करोड़ की जो है डोनेशन दे दी, है ना, एंड उस डोनेशन के चलते हुए आपकी जो गवर्नमेंट है जो कि पावर में आई, राइट, जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट वन सीट्स बिकॉज ऑफ द डोनेशन जो कि उन्होंने दी, एंड पावर में आके वो अब ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बना देते हैं जो कि उस कंपनी को बेनिफिट करती है ना। तो लोगों के पास तो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी दैट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये हो रहा है, तो ये किसी ना किसी तरह के तो करप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट्स का मानना है दैट दिस इज व्हाई दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर सो प्रॉब्लमैटिक। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question concerns the बिहार पुलिस बिल, जिसके कारण बिहार की विधानसभा में अगेन काफी ज्यादा डिबेट हुई थी, काफी ज्यादा ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई थी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है ये बिहार पुलिस बिल। पहली स्टेटमेंट कहती है that the bill renames the Bihar military police as the Bihar special armed police and gives the force more teeth on the lines of the central industrial security force। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ये बिल अलाउ करता है स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स को कि ये कैरी आउट कर सकते हैं सर्चेस एंड अरेस्ट विदाउट अ वारंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ नोटिफाइड प्रीमाइसेस ओनली।
ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट्स एंड फिर ऑप्शंस को देखिए। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नो 2। ठीक है, यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब ये जो बिल है ये लाया गया एंड अकॉर्डिंग टू द विधानसभा ऑफ बिहार, राइट, जो बिहार की गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन है ये बेसिकली हमारी जो बिहार की मिलिट्री पुलिस है उसकी स्किल जो है बढ़ाएगा, उनको बेटर ट्रेनिंग देगा एंड उनको इक्विप कर देगा ताकि जो हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है वो उसको फुलफिल कर सके। राइट, साथ ही में यस ये रीनेम कर देते हैं बिहार की मिलिट्री पुलिस को एज द बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड साथ ही में इनको ज्यादा पावर भी देते हैं जिस तरह की पावर आपके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अवेलेबल है, ताकि ये बिहार के कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल असेट्स जो हैं उनको बेटर प्रोटेक्ट कर पाए। साथ ही में इनका मानना है कि ये जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स है ये मेंटेन कर पाएगी पब्लिक ऑर्डर को, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कॉम्बैट कर पाएगी, बेटर प्रोटेक्ट कर पाएगी वेरियस सिक्योरिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स को, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टूरिज्म की साइट्स हो गई। साथ ही में ये प्रोवाइड करते हैं कि जो स्पेशल आर्म पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सर्चेस एंड अरेस्ट्स कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, जस्ट लाइक CISF फोर्सेस को अलाउड है। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं कि ये जो पावर है सर्च एंड अरेस्ट की विदाउट वारंट, ये ऑलरेडी बहुत सारे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको अवेलेबल है एज पर सेक्शन 41, ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973। हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू द आपके ये जो नए स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इनको ये जो पावर है ऑफ सर्च एंड अरेस्ट ये प्रोवाइड की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नोटिफाइड प्रीमाइसेस। ठीक है, साथ ही में गवर्नमेंट स्टेटमेंट एक और चीज ऐड करती है दैट विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस राइट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं सिटीजन्स को, वो अभी भी उनके पास अवेलेबल होंगे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए विद रिस्पेक्ट टू सर्चेस, जिस तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये जो लॉ है ये स्पेसिफाई करता है दैट विद इन 6 months ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड, मतलब कोई भी MP जो कि नॉमिनेटेड है जैसे कि राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, उनको वो चूज कर सकते हैं टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months, ठीक है, आफ्टर विच अगर 6 महीनों के बाद उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया इट विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है दैट फॉर डिफेक्शन the changing a party, मतलब the changing of a party or joining another party does not have to be a formal act, but ये इंटरप्रेट भी किया जा सकता है थ्रू दी MP's एक्शन ऑन अ केस बाय केस बेसिस। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपनी पार्टी छोड़ के, पार्टी A को छोड़ के फॉर्मली पार्टी B भी ज्वाइन कर लूं, राइट, ये वैसे मेरे एक्शंस इनफॉर्मल एक्शंस के थ्रू भी जो है इंटरप्रेट किया जा सकता है। इनमें से अब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 only, 2 only, C both 1 and 2 या D neither 1 no 2। यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड सही जवाब है C both 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन जो है कराया जाता है, तो इसको रट के जाना है। 1985 के अंदर ये ऐड किया गया था जिसके लिए एक नया शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द 10th शेड्यूल ऐड किया गया था जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है एंड वेरियस सर्कमस्टांसेस समझा देता है जिसके बेसिस पे किसी भी MLA या MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब ये 3 मेजर सिनेरियोस को कवर करता है। पहला है जब हम कहते हैं कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वॉलंटरीली गिव अप कर देता है मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टी जिससे वो इलेक्ट होके आए थे, या फिर जो पार्टी विप है अगर उन्होंने किसी तरह से उनको वोट करने को कहा है उसके अगेंस्ट वो वोट करता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई MP या MLA एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है जीत के आया था इलेक्शन एंड इलेक्शन के बाद जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो इन सच अ केस वो अगेन अपनी सीट लूज आउट कर देते हैं।
थर्ड सिनेरियो इज हमारे नॉमिनेटेड मेंबर का सिनेरियो, जहां पे उनको 6 महीने दिए जाते हैं राइट आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड टू से द राज्यसभा, कि विद इन 6 मंथ्स आप डिसाइड कर लो कि क्या आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। अगर तो 6 महीनों में आपने कर ली तो वेल एंड गुड, अगर आपने 6 महीनों के बाद की तब जो है यू स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब मार्च 2021 में राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड एमपी है स्वपन दास गुप्ता, राइट, उनके अगेंस्ट टीएमसी की जो मेंबर है महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा दैट बिकॉज स्वपन दास गुप्ता को नॉमिनेट किया है बीजेपी ने फॉर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम तारकेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये फ्लाउट करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्वपन दास गुप्ता हैड टू रिजाइन फ्रॉम द राज्यसभा, राइट। तो चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा एक स्टैटिक चीज से रिलेटेड है, तो दिस इज समथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है मतलब आपने लक्ष्मीकांत आपने ढंग से नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है कि ये इंक्लूड करती है किसी भी डिस्प्यूट को जो कि हो सकती है बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स, between the Indian government and one or more states on one side and बाकी states on the other side, या between 2 or more states. Second statement कहती है कि Article 32 of the Constitution provides original jurisdiction to the Supreme Court for matters जो कि related है to the enforcement of fundamental rights. Third statement कहती है that the Arbitration and Conciliation Act of 1996 देता है सुप्रीम कोर्ट को द अथॉरिटी टू इनिशिएट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो कि उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का हिस्सा है। आपके अब ऑप्शंस हैं A1 ओनली, B1 and 2 ओनली, C1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, ध्यान से सोचिए कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है एंड उसके बाद ये आंसर मार्क कीजिए। सही जवाब है यहाँ पे D ऑल ऑफ द अबव। अब एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, इसका मतलब है दैट अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो द फर्स्ट कोर्ट दैट यू कैन अप्रोच इज द फर्स्ट मैटर ऑफ रिजॉर्ट, जिसके पास आप जा सकते हो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कि आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं, आपको किसी और कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 131 जो है प्रोवाइड करता है कि व्हेन देयर इज एनी फेडरल डिस्प्यूट, इंडियन गवर्नमेंट ऑन वन साइड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स ऑन द अदर साइड, या 2 स्टेट्स के बीच में, या इंडियन गवर्नमेंट प्लस 1 or 2 मोर स्टेट्स अगेंस्ट अदर स्टेट्स, उस किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में जो है सबसे पहले आप कहां जाते हो, जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, किसी और के पास नहीं है। आर्टिकल 32 भी जो है गार्डियन बना देता है सुप्रीम कोर्ट को, एंड देयरफॉर विदाउट अप्रोचिंग दिस हाई कोर्ट आप सीधा का सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है किसी भी तरह से, जिसके लिए द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू वेरियस रिट्स टू एनफोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ एनी क्रिमिनल या सिविल केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट, या फिर अगर वो ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से अ केस टू अ स्टेट हाई कोर्ट, या फिर वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर जो है देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो कि पेंडिंग है बिफोर एनी हाई कोर्ट, एंड ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस है, एंड देयरफॉर वो अपने पास जो है ये केस बुला लेता है। ये भी जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है आपके सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एपेलेट जहां पे अपील के थ्रू आती है। ठीक है, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जहां पे व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है इनिशिएट करने की और किसी और कोर्ट के पास नहीं है इन इंडिया। ठीक है, कि आप सीधा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आप मुझे बताएंगे आपका आज का टास्क ऑफ द डे कि कौन से आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करते हैं आपकी एपेलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।